हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप लोग इंतजार कर रहे होंगे, माफ कीजिएगा थोड़ी सी देरी हुई, परंतु ज्यादा देर नहीं हुई है। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मॉडल पेपर या मॉडल सेट आ चुका है। ये स्टूडेंट्स ने ही मुझे भेजा है, फॉरवर्ड किया है, बताया कि सर आ चुका है, ऑफिशियल है। और जैसे मुझे भी लगा कि बहुत सारे जगह मतलब ग्रुप में ये सारा चीज शेयर हो रहा था, तो मुझे लगा कि ये ऑफिशियल है। ठीक है, तो आशा करते हैं ये ऑफिशियल ही होगा। और आप लोग ने जिसने भी भेजा है, बहुत सारे बच्चों ने भेजा, और बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट भी था कि सर प्लीज इसको एक बार सॉल्व कर दीजिए। और जब मैंने इसके क्वेश्चंस को देखा तो मुझे लगा भी कि हाँ, इसको एक बार सॉल्व करना बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। उसमें दो चार रीजन ऐसे हैं। पहले कि बहुत सारे बच्चे पूरा सिलेबस ढंग से याद रखे हैं कि नहीं, उसका पता नहीं, और कुछ क्वेश्चंस जो हैं इसमें वो सही नहीं है। तो जो क्वेश्चन सही नहीं है उसके वजह से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं मेंटली। उनको लगने लगता है कि अरे ये क्या हो गया, हम तो बना रहे हैं, बन नहीं रहा है, और उसका उनका टाइम बहुत ज्यादा चला जाता है, परंतु फायदा नहीं होता है। तो चलिए बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं जल्दी से। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आपको मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो आपको क्लास में डिस्कस होते हैं। ठीक है, और इसको हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पहले जल्दी से जल्दी, अगर आपको आंसर पता होगा तो आंसर देने की कोशिश करें। आपको कौन सा क्वेश्चन गलत लगता है वो भी आप बताने की कोशिश करें, और फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपको पता है कि ये सब चीजें लिखा रहता है। वैसे बिहार बोर्ड में इस बार सुन रहे क्वेश्चन के ऊपर एक चीज और लिखा रहने वाला है कि कृपया गैस पेपर साथ ना लाएं, पन्ना फाड़ कर ला सकते हैं। बात समझ में आई, हाँ या ना? तो दोस्तों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या आप लोग रेडी हैं? ठीक है, तो सब कुछ क्लियर है? आशा करते हैं सब कुछ क्लियर होगा, साउंड भी क्लियर होगा। चलिए, ये सब चीज रहेगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट, किससे? ऑब्जेक्टिव से। तो चलिए, इस बार आपको देखा गया, आप देखे होंगे कि 70 ऑब्जेक्टिव फिर से दिया हुआ। अगर ये ऐसा होता है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, सबको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आएगा। अगर 42 होता तो थोड़ा दिक्कत होता, पर अभी भी मुझे श्योरिटी के साथ नहीं है कि अगर ये मॉडल पेपर दे दिया और 42 कर दिया तो क्या होगा। तो मैं तो यही बोलूंगा आप लोगों से कि आप 42 के लिए ही रेडी रहिए, और अगर 70 आया तो वो बोनस है, हाँ या ना? और अपने इस क्वेश्चन में से 42 में देखने की कोशिश कीजिए कि आपका 35 करेक्ट बन पाता है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में पता होगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं भी पता हो सकता है। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है, स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है चार्ज बाय मास, चार्ज पर यूनिट मास। क्या? चार्ज पर यूनिट मास, ये याद रखिएगा। विशिष्ट आवेश का मतलब होता है चार्ज पर, यानी किसी भी चीज के आगे अगर विशिष्ट लगा हुआ हो तो इसका मतलब है वो इकाई द्रव्यमान के लिए पूछा गया है, यूनिट मास के लिए पूछा गया है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, बटे उसका मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg। आई बात समझ में? तो एक चीज अब अगले क्वेश्चन में पूछ सकता है कि उसका यूनिट क्या होता है, तो यूनिट होगा कूलम्ब पर केजी। अब यहां देखिए, ये कैंसिल हो गया, ये 31 ऊपर गया तो वो 10⁻12, तो 16/91 इंटू 10⁻12। और जब इसको सॉल्व कीजिएगा, इससे एक 10 आगे ले लीजिए, 160/91 इंटू 10⁻11, और ये जो आएगा लगभग 1.8 इंटू 10⁻11। तो आपका आंसर होगा 1.8 इंटू 10⁻11 कूलम्ब पर केजी। तो पहला का आंसर क्या हुआ बाबू? सी। तो आशा करते हैं आप लोग
समझते जाइएगा, और जिसको बाद में इसका सॉल्यूशन देखना होगा देख लीजिएगा। अब आइए दूसरे क्वेश्चन पे। सेकेंड ही क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है, लेकिन ये वाला मिस्टेक बड़ा मिस्टेक नहीं है। बिहार बोर्ड से ये वाला मिस्टेक बड़ा वाला मिस्टेक नहीं हुआ है। क्यों? विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने के लिए किया गया कार्य, द वर्क डन इन रोटेटिंग इन डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप लोगों को पता है W बराबर होता था PE 1 माइनस कॉस थीटा। यहां P के जगह पे इन्होंने M दे दिया है, तो इतना भी टेंशन की बात नहीं है, आंसर तो यही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहां होना क्या चाहिए? P। तो सेकेंड क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा का B हो गया। अब तीसरा, किसी माध्यम का आपेक्षिक परावैद्युता, द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। बहुत बार बोलते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एप्सिलॉन R बराबर एप्सिलॉन M बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन R बराबर क्या होता? असल में क्या सिखाएं आपको? एप्सिलॉन M बराबर एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन M बराबर एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है। तो एप्सिलॉन R बराबर क्या होगा? एप्सिलॉन M बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां एप्सिलॉन लिखा हुआ है, एप्सिलॉन का मतलब हुआ किसी भी मीडियम में, तो चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर क्या हुआ? C। आप लोग भी फटाफट दे रहे हैं आंसर की नहीं दे रहे हैं? प्लीज आप लोग भी साथ साथ आंसर दीजिए, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आए कि यस हम इतना क्वेश्चन सही बना सकते हैं। चलिए अब 4 नंबर पे आते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, संधारित्रों के समानांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है, द क्वांटिटी विच इज सेम फॉर ईच कंडेंसर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा था, ऐसा याद करो, ठीक है। और इसका जब तुम बैटरी लगाओगे ऐसे, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस यहां होगा, और वही पोटेंशियल डिफरेंस यहां होगा। तो आंसर होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर। याद रखना कैपेसिटी, देखो एक ऑब्जेक्टिव से 2 ऑब्जेक्टिव सीखने की कोशिश करो। यहां अगर पूछा है, और हमेशा क्या करता है हम बताते हैं आपको, मॉडल सेट और मेन एग्जाम में, मॉडल सेट में जो क्वेश्चन दिया उसके बगल वाला क्वेश्चन पूछ देता है मेन एग्जाम में। तो अगर आप मेरे बात को मानते हैं और मेरे होशियार स्टूडेंट हैं, तो आप इस चीज को प्लीज फॉलो कीजिए कि जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं उसके अगल बगल क्वेश्चन हम भी बोलेंगे, आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा। तो पैरेलल में क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, और वही सीरीज होता तो उसमें चार्ज सेम होता। याद आया? सीरीज में क्या सेम होता है? चार्ज। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस। अब आइए 5वां, एक तप्त तार प्रतिरोध, एक तार का प्रतिरोध R है, इसे खींचकर व्यास आधा कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध होगा। यह क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। कितने लोग इसको बना पाए हैं प्लीज जरूर एक बार बोलिएगा, और कमेंट में भी बोलिएगा कि यस सर हम बनाते हैं या बना पाते हैं। देखिए एक तार का प्रतिरोध इंग्लिश में भी वही होगा कि वायर stretched up to a length at which diameter becomes half। ठीक है, हम अपने मन से बोले पता नहीं किस लैंग्वेज में लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो अब देखो इधर प्लीज देखिए, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है। देखो ये है एक वायर पहले, ठीक, इसका डायमीटर मान लो कितना है D, ठीक है, और लेंथ मान लो कितना L। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? एरिया हो जाता है पाई R स्क्वायर, R मतलब D/2, D/2 का स्क्वायर मतलब D²/4, यानी पाई D²/4। हाँ या ना? इसका रेजिस्टिविटी है रो, तो पहले का R बराबर हो जाएगा रो। इस क्वेश्चन को अच्छे से सीख लीजिए, अगर पूछा है तो कुछ बात है, बढ़िया क्वेश्चन है बोर्ड लेवल के लिए। तो रो L/A, तो रो L/A, ए के जगह पे क्या लिख दोगे? पाई D², और ऊपर चला जाएगा 4। ये हो गया पहले का, कोई दिक्कत? अब जब इसको खींचे तो कितना? डायमीटर आधा, तो अब A' कितना हो जाएगा? A' हो जाएगा पाई D/2 का भी आधा, यानी D/4। रेडियस कितना होता था? D/2। अब डायमीटर और आधा हो गया है,
तो डायमीटर ही d/2 हो गया, तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा, d/4। देखो पहले डायमीटर d था तो रेडियस d/2, अब डायमीटर ही d/2 हो गया तो रेडियस हो जाएगा d/4। d/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा पाई d²/16, यानी एरिया 4 गुना और घट गया। तो एरिया 4 गुना घटा तो लेंथ 4 गुना बढ़ेगा। लेंथ क्या होगा, 4 गुना, क्योंकि तुम्हारा एरिया घट रहा है तो लंबाई बढ़ेगा, तब तो वॉल्यूम सेम रहेगा। तो अब इसका लंबाई कितना हो जाएगा भैया, लंबाई हो जाएगा 4L और एरिया हो गया ये, प्लीज ध्यान देना। तो अब r' बराबर हो जाएगा रो L के जगह पे 4L अब बाय A पाई d² और ऊपर पे चला गया क्या 16। अब यहां गौर से देखो, ये चीज और ये चीज दोनों क्या है, सेम। तो r' बराबर 16r, r' बराबर कितना हो जाएगा 16। तो आशा करते हैं आप लोगों का भी 16 आया होगा, बना के आया होगा, रट्टा मार के नहीं आया होगा। डायमीटर आधा किए तो एरिया 4 गुना घट गया और लंबाई 4 गुना बढ़ गया, तो 4 चौके 16। आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। आया, नहीं भी आया, नहीं आया ही होगा। आराम से पहले एरिया निकाल लिए, ये ले लिए और फिर नया एरिया निकाले, नया लेंथ लिए, फिर निकाल लिए और इन दोनों का रिलेशन देख लिए। आंसर होगा 16r। आशा करते हैं गुड क्वेश्चन, बोर्ड लेवल पे गुड क्वेश्चन। अगर ऐसा क्वेश्चन सब आने लगा तो थोड़ा वायु में रखे गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है गोले के, तो आप याद कीजिए सिखाए थे कि चार्ज पे पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करेगा। C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। आप लोग भी फटाफट देख रहे हैं, आंसर दे रहे हैं ये वाला, तो B। ठीक है, तो 5 नंबर जिसने सही बनाया था वो सब कमेंट कीजिएगा सर हमसे सही बना है। और छठा तो बहुत आसान है, एकदम आराम से। वायु में रखे गोलीय, गोलीय का होता था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, तो वो रेडियस के क्या है, प्रोपोर्शनल। आइए आगे बढ़ते हैं, हिंदी भी इंग्लिश भी वही चीज है। चलो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ये भी क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्या है, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में है तो समविभवी होगा। If uniform electric field is along the direction of x-axis, then equipotential surface will be। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, प्लीज याद करिए। इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा सरफेस होता था जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, परपेंडिकुलर। आई बात समझ में। तो कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन। तो भैया एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो समविभवी सतह तो उसके परपेंडिकुलर होगा। तो x के परपेंडिकुलर में जो होगा तो वो y होगा और z होगा। कौन कौन होगा, y और z। x के परपेंडिकुलर, x अगर इधर है, y इधर है, z इधर है, तो yz जो सतह होगा वो क्या होगा, x के परपेंडिकुलर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, yz तल में। किसमें होगा, yz तल में। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x एक्सिस, अब परीक्षा में y एक्सिस की दिशा में पूछ दिया तब बोल दीजिएगा xz। आई बात समझ में, इस तरह से दिमाग लगा करके। विद्युतशीलता का मात्रक, विद्युतशीलता कहते किसको है, यूनिट ऑफ परमिटिविटी, यानी एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट। तो आप जानते हैं F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R²। हाँ या ना, आपको एप्सिलॉन नॉट का बोला, एप्सिलॉन नॉट का इधर कर दीजिए, एफ को इधर कर दीजिए, तो Q1 Q2 F R²। Q1 Q2 कहा गया कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा आंसर ए। आशा करते हैं आप लोग भी आंसर ए दे रहे हैं, यस दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। कोशिश करना है कि सारा क्वेश्चन अभी ही हो जाए, आराम से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मीटर सेतु की तार बनी होती है, जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी जवाब दीजिए। पढ़ाया हुआ है हाल फिलहाल, क्रैश कोर्स बैच में भी बहुत जल्दी हाल फिलहाल पढ़ा है। मीटर ब्रिज, अब देखिए यहां सवाल है मीटर सेतु की तार किससे बनी होती है,
वहां सवाल हो सकता है कि मीटर ब्रिज किस पे आधारित है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज पे, याद आ रहा है। और ये किस पे, किससे होता है, मैग्नीन, मैग्नीन भी होता है और कॉन्स्टेंटेन भी होता है, कॉन्स्टेंटेन। आई बात समझ में, ठीक है। तो मीटर सेतु की तार बनी होती है किससे, मैग्नीन से और कॉन्स्टेंटेन से। किससे होती है, मैग्नीन से और कॉन्स्टेंटेन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगला, चुंबकीय प्रेरण B तथा चुंबकन की तीव्रता M। देखिए यहां याद रखिए, हम लोग जो कॉपी किताब में पढ़ते हैं ये I पढ़ते हैं, याद है ना, ये ध्यान रखिएगा। बुक में दे दिया है चुंबकन तीव्रता यानी मैग्नेटिक इंडक्शन एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, उसको I बोलते थे। तो याद कीजिए B बराबर होता था म्यू नॉट I प्लस H, याद आ रहा है ना, I प्लस H, याद आया। तो वही, तो I के जगह पे क्या दे दिया है M, तो H प्लस M, यानी कि बाहर से जो दिए वो H, अंदर में जो उत्पन्न हुआ वो M, दोनों जुट के हो गया H प्लस M। तो इसका आंसर क्या होगा, D। ठीक है, चलिए 10 नंबर। और हमको लगता है कि अभी तक कोई मिस्टेक नहीं हुआ होगा, अगर कुछ मिस्टेक हुआ होगा तो हम जरूर आके देखेंगे। ठीक है, आइए। दो समानांतर दर्पण के बीच रखी हुई एक वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है। द नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल। अब अगर किसी बच्चे को याद होगा तो हम अपनी कहानी भी सुनाए थे बचपन की, कि जब बचपन में मेरे घर के बगल में जो मंदिर थी स्टेशन पर, एक्चुअली उसमें काली माँ की मूर्ति थी, इधर भी दर्पण इधर भी, और जैसे इधर झांकते थे तो बहुत सारा इधर और बहुत सारा इधर, याद है, पैरेलल रहेगा तो आंसर क्या होगा भैया, इन्फिनिटी। तो इसका इमेज इस पे, इसका इमेज इस पे, इसका इमेज इस पे, और ये प्रोसेस चलते रहता है इन्फिनाइट तक। ठीक है, तो 11 नंबर हो गया। अब आओ किस पे, 12। किसी गोलीय दर्पण का पार्श्व आवर्धन m है तो अनुदैर्ध्य आवर्धन होगा। इफ द लेटरल मैग्निफिकेशन ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज m देन लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। और ये सिखाया हुआ है, m बराबर होता था v बाई u, ये हुआ लेटरल, और लॉन्गिट्यूडिनल मतलब दर्पण है ना तो माइनस होता था, आई एम सॉरी, ठीक है, माइनस v बाई u। तो जब लॉन्गिट्यूडिनल होता था तो वो हो जाता था v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। क्या हो जाता था, तो v बाई यू है m, तो v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर क्या होगा, m स्क्वायर। तो आंसर क्या होगा, m स्क्वायर। ठीक है, आई एम वेरी सॉरी। 13 अच्छा क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन देखिए, जो अच्छे स्टूडेंट है वो तुरंत बना लेंगे, जो थोड़े भी कमजोर स्टूडेंट है उनको थोड़ा दिक्कत जरूर हो जाएगा। याद करो, आप जानते थे स्नेल्स लॉ, आप जानते थे साइन आई बाय साइन आर, साइन आर बराबर म्यू टू बाय म्यू वन, लेकिन यहां म्यू टू म्यू वन दिया ही नहीं। हाय रे बाप, अब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, आओ बाबू देखो, समझो, 1 मिनट समझ के बना लो, ऐसा कभी मौका मिलेगा, ठीक है, तो सही बनाओगे। आई और आर, इधर का म्यू वन और इधर का म्यू टू, ठीक है। तो अगर इसका लेमडा की बात होगी, ठीक है, तो अगर ये किसी मीडियम में निर्वात में है तो निर्वात में अगर लेमडा है, वेवलेंथ, लेमडा क्या है, वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य, निर्वात में अगर लेमडा है तो माध्यम में होगा लेमडा बाय म्यू, तो इस जगह का हो जाएगा लेमडा 1 बराबर लेमडा बाय म्यू 1, और लेमडा 2 बराबर हो जाएगा लेमडा बाय म्यू 2। हाँ या ना, तो अब देखो म्यू 1 बराबर तुम लिख सकते हो लेमडा बाय लेमडा 1, गौर से देखो, म्यू 1 बराबर, म्यू 1 इधर लाओ, तो म्यू 1 बराबर तुम लिख सकते हो लेमडा बाय लेमडा 1, और म्यू 2 बराबर लिख सकते हो लेमडा बाय लेमडा 2। आई बात समझ में, अब पुट करो इधर, तो साइन आई बाय साइन आर, हम एकदम बेसिक से बता रहे हैं कि बच्चा को किसी को भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अब साइन आई बाय साइन आर, तो साइन आई म्यू 2 बाय म्यू 1, तो म्यू 2 के जगह पे कौन चीज आ जाएगा, लेमडा बाय लेमडा 2, अब बटे म्यू 1,
बटे म्यू1 के जगह पे क्या आ जाएगा भाई, म्यू1 के जगह पे क्या आ जाएगा, लेमडा बाय लेमडा 1। तो लेमडा 1 ऊपर चला जाएगा, तो साइन आई बाय साइन आर बराबर हो जाएगा लेमडा 1 बाय लेमडा 2। कौन हो जाएगा, लेमडा 1 बाय लेमडा 2। तो इस तरह का मिस्टेक इसमें होता है, प्लीज गलती नहीं कीजिएगा। मान लीजिए वेलोसिटी का पूछ दिया तो वो भी ऐसा ही हो जाएगा, v1 बाय v2, याद रखिएगा। ठीक है, हम लिख देते हैं फॉर्मूला, हम लोग कई बार बच्चों को पढ़ाते हैं इस तरह से, साइन आई बाय साइन आर बराबर μ2 बाय μ1 लिखते हैं, लेमडा 1 बाय लेमडा 2 लिखते हैं, v1 बाय v2 लिखते हैं, एक साथ तीनों। ये पूछेगा तो ये बनाएंगे, ये पूछेगा ये बनाएंगे, ये तो μ2 और लेमडा एक दूसरे का अपोजिट, क्या है, अपोजिट, इनवर्सली, इसीलिए जहां μ2 ऊपर है तो लेमडा 2 नीचे हो गया। आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आते हैं किस पे, 14 नंबर पर। अपना लास्ट में रिजल्ट जरूर बताइएगा कि आपने कितना अपने मन से बनाया है। किस कारण से वायु का बुलबुला पानी में चमकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वायु का बुलबुला जब पानी में होता है, ठीक है, तब क्या होता है कि कोई बाहर से रे गया, ठीक है, अब वो डेंसर से रेयर में नहीं जा पाया, वो वहीं पे रिफ्लेक्ट हो गया, इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पढ़ाया हुआ है टॉपिक 14। 15 बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन, दो उत्तल लेंस, क्या लिखा हुआ है, दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में है तो समतुल्य लेंस होगा। टू कन्वेक्स लेंसेस आर कंबाइंड इन कॉन्टेक्ट द इक्विवेलेंट। अरे भाई, तो भाई मेरे समझो, दो ठो लेंस अगर कन्वेक्स है तो भैया इसका जो इक्विवेलेंट भी होगा वो क्या होगा, कन्वेक्स होगा, हाँ या ना, ठीक। क्योंकि अगर उल्टा होता ना, एक कन्वेक्स एक कनकेव, तब दिमाग लगाना था। जब दोनों कन्वेक्स है तो कन्वेक्स ही होगा, ठीक है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। फॉर्मूला याद करो, 1 बाय एफ बराबर 1 बाय f1 प्लस 1 बाय f2। कभी फॉर्मूला पूछ देगा, यहां पूछ दिया है ये, वहां पूछ देगा फॉर्मूला। प्लीज मेरी बात को मानो, हर इस क्वेश्चन के अगल बगल का क्वेश्चन जरूर तुम समझ के जाओ, तुमको बहुत फायदा होगा। ठीक है, कहता है जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरती है तो किस रंग के लिए विचलन का कौन का मान सबसे अधिक होता है। When a white light passes through a prism, for which color the angle of deviation? तो प्रिज्म से जब पास करता है तो आप लोग बचपन से पढ़े होंगे, ठीक है, व्हाइट लाइट ऐसे होता है, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका फ्रीक्वेंसी कम होगा, और फ्रीक्वेंसी भी कम होगा और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम होगा। तो लाल का कम मुड़ेगा और बैगनी ज्यादा मुड़ेगा। तो किसी प्रिज्म से किस रंग के लिए विचलन कोण का मान सबसे अधिक होगा, तो किसके लिए होगा, बैगनी के लिए। नीचे रहता है बैगनी, ऊपर होता है लाल, याद रख लीजिए, नीचे बैगनी ऊपर लाल, ठीक है। 17 ये क्वेश्चन रॉन्ग है, ये क्वेश्चन भयंकर वाला रॉन्ग है, इसमें बनाने का कोई मीनिंग ही नहीं है। आर त्रिज्या वाला गोलीय संधारित्र की धारिता होगी यार, सी बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब ये कौन से आदमी ने ये सब लिखा है, हम पहचानते नहीं है उसको, ये पूरी तरह गलत है, ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन ठीक है, आंसर गलत है, ऑप्शन गलत है, ठीक है। 17 नंबर याद रखिएगा। 18 विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय तथा निरक्षीय स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब देखिए, ये सब तो पता होगा आपको, एक्सियल के लिए आपको याद होगा 2kp बाय आर क्यूब, और इक्वेटोरियल के लिए पता था kp बाय आर क्यूब। तो आगे है अक्षीय, पीछे है निरक्षीय, तो 2:1, 2:1। अगर उल्टा ले देगा तो 1:2। ये सब खाली रेशियो बलम, ये ध्यान रखना, कौन आगे बोला है कौन पीछे, समझे। अगर इसी को उलट के बोल देगा तो गड़बड़ा जाएगा। आओ, ठीक है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा धीरे बोलें क्या। आवेश पुनर्वितरण में क्षय होता है। देखो, जब एक चीज से दूसरे में चार्ज जाता है तो चार्ज कंजर्व रहता है,
लेकिन अगर यहां से यहां जाएगा तो इसमें तो करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तब तो कुछ कुछ ना तो हीट सब निकलेगा, इसलिए क्या क्षय होता है, तो ऊर्जा का क्षय होता है, चार्ज कंजर्व रहता है, एनर्जी का नाश होता है, लॉस होता है। ठीक है, तो यह याद रखिएगा, चार्ज जब एक जगह से दूसरे जगह जाएगा तो एनर्जी का लॉस होगा। ठीक है, अगला, समान प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम तथा समानांतर क्रम संयोजन से प्राप्त समतुल्य प्रतिरोधों का अनुपात होगा। एन रेजिस्टर्स ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल, देन द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट। अब देखिए पहले क्या लिखा है, सीरीज, तो सीरीज में होगा आर इक्विवेलेंट बराबर एन आर, जो एन गो है आर आर, तो सारा सीरीज में जोड़ देंगे, तो एन तो आर आर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एन आर। अब पैरेलल में हो जाएगा आर बाय एन, क्योंकि 1/r 1/r 1/r, यही बात समझ में। ठीक है, अब इसको भाग दे देने बोला है तो आर आर पार हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एन स्क्वायर। तो आशा करते हैं आप लोग का भी एन स्क्वायर आया है क्या, वाह बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है आप लोग का, बाद में देखते हैं। ठीक है, और दोस्तों इसका जो शॉर्ट आंसर है, शॉर्ट आंसर भी बहुत सारा आपको अभी हाल फिलहाल जो शॉर्ट आंसर का लिए थे वीडियो, उस वीडियो में वो सारा शॉर्ट आंसर में लगभग 20 है ना, आपको 15 से ज्यादा आपको मिल जाएगा डायरेक्ट। आई बात समझ में, इससे थोड़ा एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ ये पढ़ के जाएंगे तो मेरा काम हो सकता है। ठीक है, 20 हो गया है। 21, जब एक विद्युत द्विध्रुव बंद सतह से घिरा होता है तो बंद सतह से विद्युत फ्लक्स का मान, when an electric dipole is inside the closed surface then the electric flux। जल्दी से आंसर दीजिए मेरे शेरों, हमको पता है आपको आंसर पता है। जब बंद सतह के अंदर दोनों चीज हो गया, माइनस भी और प्लस भी, तो टोटल चार्ज क्यू इंटरनल कितना हो गया भैया, 0। क्यू इंटरनल 0 हो गया तो फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, 0। मजाकिया क्वेश्चन था ये, तो फ्लक्स 0। ठीक है, थोड़ा फास्ट फास्ट बनाने में हम कभी कभी मिस्टेक भी करते हैं, उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर अधिकतम सुग्राही होता है जब विक्षेपण कोण होता है। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर इज मैक्सिमम सेंसिटिव व्हेन इट्स डिफ्लेक्शन एंगल इज। और दोस्तों अभी से 3 दिन पहले क्रैश कोर्स में ये एकदम बोल बोल के समझा के लिखाए हुए हैं। कितना डिग्री, 45 डिग्री। सर ये तो π/4 है, अरे π/4 रेडियन का मतलब ही हुआ कितना डिग्री, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पे जब होगा ना उसका ये मैग्नेटिक कंपास का सुई, तब सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है, सेंसिटिविटी का एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं, डेल्टा थीटा पर यूनिट चेंज इन करंट। आई बात समझ में, यही है सेंसिटिविटी। कभी कभी यही पूछ देगा आपको, क्या कीजिएगा, बना दीजिएगा। देखिए चोक कुंडली का शक्ति गुणांक होता है द पावर फैक्टर ऑफ चोक कॉइल। चोक कॉइल कुछ नहीं होता है, चोक कॉइल होता है आपका एगो इंडक्टर सिर्फ। ठीक है, एल, तो चाहे एल हो या सी हो, एल में याद होगा आपको, एल में जो फाई का मान होता था वो होता था -π/2। क्या होता था, -π/2। तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है cos फाई। क्या होता है, cos फाई। cos -π/2 रख देंगे तो कितना होगा, 0। तो इसका आंसर क्या होगा, 0। ठीक है, याद रखिएगा ये क्या होता है। इसमें क्या क्या याद रखना है आपको, इसका फेज डिफरेंस पहले याद रखना है, फेज डिफरेंस याद रख लिए, उसके बाद इसका, अब देखिए ई भी ऑब्जेक्टिव आता है, ई भी ऑब्जेक्टिव आता है और ई भी आया, तो सब आ सकता है। आप जितना डिटेल में पढ़े रहिएगा आपको उतना आसान होगा। 24, समान वेग से चलता आवेश उत्पन्न करता है। अगर ये अभी डेमो दिए होते ना 12th का नया नया बच्चा को, तो पहला ही क्लास में ये बात पता चल जाता। आप लोगों को भी पहला ही क्लास में ये बात पता होगा। आप अपना कॉपी का पहला पेज या दूसरा पेज उल्टाइएगा, आपको ये मिल जाएगा। याद है ना, समान वेग से चलता आवेश उत्पन्न करता है क्या, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। गलती मत कीजिएगा,
हम भी अभी मार देते। ठीक है, रुका हुआ चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, चलता हुआ चार्ज इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड नहीं, तो इसीलिए इसका नाम क्या होगा, इलेक्ट्रो। कितने बच्चे से ये मिस्टेक हो गया भैया, बताना जरूर। ठीक है, रुका हुआ चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, चलता हुआ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और वायर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड। याद रखना तीन चीज, चलता हुआ रुका हुआ चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, चलता हुआ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, और वायर करंट कैरिंग वायर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड, और एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। याद आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, मिस्टेक से बचना है बाबू। एक कार्बन प्रतिरोध के अंतिम छोर पर बना बैंड सुनहला है, तो इसका सही सुनता होगी, यानी टॉलरेंस। द लास्ट बैंड ऑन द एंड्स ऑफ कार्बन रजिस्टर इज गोल्डन, तो गोल्डन के लिए टॉलरेंस आया था 5%, प्लस माइनस 5%, तो आंसर कितना होगा 5%। ठीक है, इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है कई बार। क्वेश्चन बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, तो आपका किसी का नंबर पूछ देगा, बताओ ब्लू का नंबर क्या है, तो भैया ब्लू का नंबर आपको बताना पड़ेगा। तब आपको याद रखना पड़ेगा बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, तो ब्रिटेन वाला जो बी है ना वो है ब्लू, याद रखिएगा। पहला बी है ब्लैक, दूसरा बी है ब्राउन, और तीसरा बी है अगली बार जो बी आया है वो है ब्लू, वो शायद 6 नंबर पे आया है। ठीक है, शक्ति रहित धारा का परिपथ होगा। अब ये भी क्वेश्चन गलत है। ठीक है, एक बच्चे ने भी बहुत अच्छे से क्वेश्चंस जो भी मिस्टेक्स थे वो सब बताए कि हाँ भाई सर चेक कीजिए, तो ये सब क्वेश्चंस। ठीक है, तो उस बच्चे का भी धन्यवाद कि बच्चा पढ़ने के प्रति इतना इंटरेस्टेड है। शक्ति रहित धारा का प्रतिरोध, शक्ति रहित धारा का परिपथ होगा। अब देखो कौन कौन शक्ति रहित होता है, पावर लॉस मतलब जीरो पावर लॉस जिसका फाई कितना डिग्री होगा, या तो π/2 होगा या -π/2 होगा, हाँ या ना। तो वो कैपेसिटिव का होता है, कैपेसिटिव का होता है, वो इंडक्टिव का होता है, फिर एलसी का होता है। ये तीनों गो का फाई होता है π/2 या -π/2, और cos फाई होता है 0। तो इस तीनों का पावर फैक्टर क्या होता है 0। तो अब देखो, या तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। ठीक, अब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो यहां इसको क्या लिखना चाहिए था पता है, यहां लिखना चाहिए था बी और सी दोनों। क्या लिखना चाहिए था, बी और सी। गलती से कर दिया है ए और बी दोनों, यहां लिखना क्या चाहिए था, बी और सी दोनों, तब ये सही हो जाता। तो प्लीज इसका हम तो कहेंगे स्क्रीनशॉट ले लो, तुम समझ जाओगे कि क्या हम बोलना चाह रहे हैं, नहीं तो तुम्हारे दिमाग से निकल जाएगा। बिहार बोर्ड ऐसा क्यों करता है, 26 नहीं हुआ, अच्छा देख लेते हैं 26 नहीं हुआ तो बिहार बोर्ड ऐसा क्यों करता है। बिहार में हाँ सॉरी 26 नहीं हुआ था, 26 1 मिनट 26 फैराडे नियतांक का मात्रक होता है। ये तो बहुत आसान है, कूलम्ब पर मोल। देखिए 96,500 कूलम्ब पर मोल, आई बात समझ में, यानी कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही कहा गया 1 फैराडे कांस्टेंट, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जैसे ही चार्ज निकालिएगा, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 गुना 1.6 इंटू 10⁻−19 जैसे कीजिएगा आंसर आ जाएगा आपका ये। तो इसका यूनिट क्या हुआ, कूलम्ब पर मोल, 1 कूलम्ब। ठीक है, मतलब कूलम्ब चार्ज पर मोल, 1 मोल इलेक्ट्रॉन जब पास करेगा तब जितना चार्ज होगा। तो आशा करते हैं इसका आंसर आप लोग को पता चल गया हो, कूलम्ब पर मोल। ठीक है, अब 28 विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत तरंग एवं चुंबकीय तरंग के बीच का कालांतर होगा। गुड क्वेश्चन, आंसर होगा ए। आंसर क्या होगा ए, 0 डिग्री। याद रखिएगा, मिस्टेक नहीं कीजिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक वेव और मैग्नेटिक वेव दोनों का फेज डिफरेंस 0 होता है, दोनों साथ साथ ही चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 28 29
यदि समान फोकस दूरी f के दो लेंस संपर्क में समान प्रधान अक्ष पर रखा जाए तो समतुल्य फोकस दूरी। अब आप खुद देखिए कि एक क्वेश्चन में हम इसका फॉर्मूला लिखे थे, देखिए आगे वही फॉर्मूला आ गया, 1/f इक्विवेलेंट बराबर 1/f प्लस 1/f। इसीलिए हम बोलते हैं कि एक पे ध्यान मत दो, दोनों पे ध्यान दो, 1/f। तो f इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा f/2। कितना हो जाएगा? f/2। ठीक है, फोकल लेंथ आधा हो जाता है, पावर डबल हो जाता है। फोकल लेंथ आधा हो जाता है, पावर, परीक्षा में पावर पूछ देगा तो डबल मार देना, क्योंकि पावर में तो 1/f होता है तो 2 ऊपर चला जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, पावर डबल हो जाए। ठीक, अगला, एक उत्तल लेंस का ऊपरी भाग को काला कर दिया जाए। ये लेंस बनाए और इसके कहता है ऊपर वाले हिस्से को काला कर दो। ऊपर वाले हिस्से को क्या कर दो? काला। अब देखो क्या होता है। अब ऐसा, अरे यार ये तो ब्लैक, ठीक है। अब क्या होगा? अगर ऊपरी हिस्सा को क्या कर देंगे? काला, तो फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा रहेगा ना, इमेज बनेगा, वही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उतना चमकदार नहीं बनेगा, क्योंकि कि अब तो सिर्फ ऊपर से नहीं, सिर्फ नीचे से ही ना जो रह जाएगा, तो प्रकाश जब कम पहुंचेगा तो चमक कम होगा, तो तीव्रता घटेगी, तीव्रता घटेगी, बढ़ेगी नहीं, घटेगी। ठीक है, 30 31, सामान्य मानव आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है भैया? बकवास क्वेश्चन था, 25 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते, 31, 32, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। बहुत बच्चे के साथ बच्चों को लग रहा है कि ये मिस्टेक है क्वेश्चन में, पर मेरे हिसाब से ये मिस्टेक नहीं है। ठीक है, आप लाइट के पास कौन सी है? फ्रीक्वेंसी भी है और वेवलेंथ भी है। तो हम बोल सकते हैं कि लाइट जो आ रहा है इसके पास फ्रीक्वेंसी भी है, आवृत्ति भी है और तरंगदैर्घ्य भी है। तो जो इलेक्ट्रॉन इससे निकलता है, जब किसी मेटल प्लेट पे हाई एनर्जी का पड़ता है प्रकाश, तो उससे क्या निकलता है? इलेक्ट्रॉन। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। तो भैया हाई एनर्जी तुम फ्रीक्वेंसी से भी बता सकते हो और वेवलेंथ से भी बता सकते हो, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। आप मारिए, ये सही क्वेश्चन है प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पे। ये मन में मिस्टेक हटा दीजिए, क्योंकि प्रकाश के फ्रीक्वेंसी को ना बोल के तरंगदैर्घ्य भी बोलेगा तो कोई दिक्कत नहीं। निर्भर तो तरंगदैर्घ्य पे भी करता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तरंगदैर्घ्य घटेगा, तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी घटेगा। आपको पता है E बराबर h न्यू भी होता है, तो E बराबर hc/λ भी तो होता है। तो बहुत बच्चा इसको गलत मान रहा है, पर बच्चा है कोई बात नहीं है, ये सही है। बात समझ रहे हैं? किस पे निर्भर करती है? तो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य। कम तरंगदैर्घ्य होगा तो ज्यादा ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन निकलेगा। आशा करते हैं ये आप सीख गए होंगे कुछ कुछ चीजें। ये बहुत आसान, अल्फा कण है। अल्फा कण क्या है? अल्फा कण क्या है भाई? अल्फा कण हीलियम का नाभिक है, और क्या है? 2 प्रोटॉन है और दो प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। ठीक है, चार्ज हो गया आपका कितना? 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम प्लस में 2 प्रोटॉन का। मास कितना हो गया? 4 प्रोटॉन के बराबर, यानी कि ये तो 2 प्रोटॉन 4 AMU। ठीक है, चौथा 34, ट्रांजिस्टर में पीएन जंक्शन की संख्या होती है 2। कितनी होती है? 2। जो बच्चे ट्रांजिस्टर नहीं पढ़े हैं, बहुत जल्दी पढ़ाने वाले हैं, ट्रांजिस्टर 2 पीएन जंक्शन डायोड को मिला के बनाया जाता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर में पीएन जंक्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर के धारा गुणक अल्फा और बीटा का संबंध। तो ये भी शायद आप लोग अभी तक पढ़े नहीं है। ठीक है, इसका आंसर होगा डी। आई बात समझ में? ये आप पढ़े नहीं है। ट्रांजिस्टर के धारा गुणक अल्फा तथा बीटा का संबंध क्या है? ये भी 2-3 दिन के अंदर लास्ट अब हो रहा है, ये भी क्लास में होने वाला है, तो याद कर लीजिएगा और हम पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी ये आंसर अभी रख सकते हैं। ठीक, 35, यानी एक क्वेश्चन 35 और 34 ये दोनों आपका नहीं पढ़ा हुआ मिला है, बाकी तो हमको लगता है सब पढ़ा हुआ मिला है। आशा करते हैं कि 70 में कम से कम 65 क्वेश्चन आपको पढ़ा हुआ मिले कि हाँ सर हम पढ़े हैं।
ठीक है, तभी मेरा कुछ फायदा है, या ये क्वेश्चन गलत है। तप्त तार अमीटर में, इन हॉट वायर अमीटर, सुनो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर। उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया है। आई बात समझ में, इसको ऐसे लिखना चाहिए था, विक्षेप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर। आई बात समझ में। और पोटेंशियोमीटर जो होता है तप्तार, अच्छा सुनिए 1 मिनट बताते हैं। अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे नहीं चलता है, फिर से बोल रहे हैं ऐसे ऐसे चलता है। 10वां में हम सोचते थे ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे नहीं चलता है। कैसे चलता है? ऐसे। उसमें क्या होता है, करंट एक बार इधर जाता है एक बार इधर। तो किसी भी आममीटर या वोल्ट मीटर से नापना उतना आसान नहीं है, आसान क्या असंभव है। उसके लिए बनाते हैं तप्त तार अमीटर। उसमें क्या होता है, तार गर्म होता है, उसके साथ हम करंट को नापते हैं। तो गर्मी के लिए हीट बराबर आपको पता है आई स्क्वायर आर टी होता है। आई बात समझ में। इसीलिए इसका विक्षेपण किसके प्रोपोर्शनल है, आई स्क्वायर के। ठीक है। और पोटेंशियोमीटर में जो तपतार का विभवमापी होता है या वोल्ट मीटर होता है, उसका थीटा प्रोपोर्शनल होता है वी स्क्वायर के। आई बात समझ में। तो ये क्वेश्चन गलत है, लेकिन इसका सही आंसर ये होगा, याद रख लीजिएगा। उल्टा लिखा गया है। चलो, एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। अब बताओ एल आर, अभी तुरंत बताए थे, इधर आर और नीचे ओमेगा एल। तो इसका ये हो जाएगा रूट अंडर ओमेगा एल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसको बोलते हैं फाई। तो कॉस फाई बराबर होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूस आर बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। आई बात समझ में। अब यहां खोजिए क्या है, आर बाय आर स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये किसका मान है, कॉस फाई का। तो ये भी गुड क्वेश्चन है। ये सब चीज जब पढ़ते थे तो तुरंत याद आ जाता था, अब याद आए तो बहुत अच्छी बात है। आशा करते हैं ये सब आपको याद आया होगा। ठीक है। 37 38 निम्नलिखित में किसका वेधन क्षमता सबसे अधिकतम होता है? जल्दी बताइए, तो 1-2 दिन पहले बताएं। जल्दी बताइए, ये किसका सबसे अधिक होता है? देख रहे हैं बताइए। मेरा खुद का नेटवर्क इतना स्लो है भाई कि चल ही नहीं रहा। बहुत बढ़िया। क्या होता था, कौन सा होगा? सबसे ज्यादा किसका होगा पता है? गामा रे का, सबसे ज्यादा गामा का। याद है अल्फा बीटा गामा में पढ़ते थे, सबसे ज्यादा जो वेधन क्षमता वो किसका है? गामा का। फिर एक्स का है, लास्ट में है अल्फा, सबसे कम है अल्फा का। तो ज्यादा ही ना पूछा है। हाँ भाई, उल्टा पुल्टा भी हो जाता है। ठीक है। और ये वाला आसान, द्रव्यमान संख्या ए तथा नाभिक के त्रिज्या आर के बीच संबंध। तो आपको याद होगा आर बराबर आर नॉट ए टू द पावर 1/3। हाँ या ना? तो इसका आंसर होगा ए टू द पावर 1/3। चलो आगे बढ़ते हैं, सब आसान क्वेश्चन है। सूर्य की ऊर्जा का कारण है, 10th से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है। 40 41 कोई छोड़े नहीं ना? नहीं। ठीक है। 40 अब 41। 1 किलोग्राम मात्रा के तुल्य ऊर्जा लगभग होगी, द इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ 1 kg ऑफ मास। आप लोग को पता है E बराबर होता है mc स्क्वायर। तो m कितना हो गया? 1 kg, c 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। हम 1 AMU का पढ़ा चुके हैं, ये तो 1 kg पूछा है, याद आ रहा है ना? तो 1 kg गुना 9 × 10⁻16, तो 9 × 10⁻16 कितना? जूल। तो 9 × 10⁻16, तो ये लगभग क्या मारोगे? 10⁻17, क्योंकि 10 होता तब तो 10⁻17 ही हो जाता। ठीक है। तो आंसर होगा 10⁻17। ठीक है।
हाँ, ये आज बहुत सारे बच्चे को पढ़ाए हैं, ठीक है, जिसको पढ़ाए हैं आज वो जरूर लिखिएगा। जेन पास्ट अभिनव डायोड रिवर्स बायस डायोड है, ठीक है। इसमें एलईडी जो है, एलईडी ठीक है, इसमें एलईडी जो है, एलईडी एलईडी है एक तो क्या खाली फॉरवर्ड बायस्ड, जेनर और फोटो दोनों कौन सा है, रिवर्स बायस्ड। आंसर ये दोनों नहीं होगा, आंसर डी आपको टिक करना पड़ेगा, ए एंड सी बोथ, ठीक है। 42। अब 42 में आपका कितना हुआ सोच लो। अब एंड गेट, नेंड गेट, नेंड गेट क्या होता है, एंड का उल्टा, एंड पर बार। एंड मतलब क्या हुआ, एंड मतलब मैं और तुम दोनों रहेंगे तो काम होगा, नहीं तो काम नहीं होगा, इसको कहते हैं एंड गेट। तो एंड गेट के लिए क्या होता है, एंड गेट के लिए होता है ए डॉट बी बराबर वाई, ये हुआ एंड। लेकिन हमको चाहिए क्या, नेंड, तो नेंड के लिए इस पे क्या होगा, बार। तो ये भी पढ़ाना बाकी है। तो ये तीसरा या चौथा क्वेश्चन हुआ। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन बताइए तो 44 नंबर, मानव नेत्र का विभेदन क्षमता क्या होता है, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई। जल्दी से बताइए तो, ये हम देखना चाहते हैं कितना बच्चे को याद है। 44 नंबर फास्ट, प्लीज जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों का सही आ रहा है, वेरी गुड। लेकिन सारे बच्चों का सही नहीं आ रहा है, बहुत सारे बच्चों का सही आ रहा है। देखो, हम लोग असल में रटते क्या है पता है, रटते हैं 1 मिनट यानी 1 डिग्री बाय 60, लेकिन यहाँ 1 मिनट कहीं है ये नहीं। तो बच्चा क्या करता है, वो सोचता है 1 सेकेंड दिया हुआ है, 1 मिनट मार दो सेकेंड, ऐसा नहीं। अरे 1 मिनट किसके सेकेंड के बराबर होगा, 60 सेकेंड, ठीक है। ये सब मिस्टेकिंग वाला है, मिस्टेकिंग वाला क्वेश्चन, ठीक है। आओ 45 नंबर, 45 नंबर क्या है भाई, 45 नंबर है नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित राशियां होती है। यहां भी थोड़ा थोड़ा परेशानी है, ठीक है। आवेश, कोणीय संवेग, रेखीय संवेग और उपरोक्त सभी, ठीक है। तो असल में आवेश और रेखीय संवेग तो होता ही है, ठीक है। तो आप मार दो कौन सी, उपरोक्त सभी, क्योंकि कोणीय संवेग अब अंदर में एंगुलर मोमेंटम होता है कि नहीं होता है ये पता नहीं है, लेकिन इसमें होना क्या चाहिए, तब सभी। लेकिन ये नहीं देना चाहिए था इसको, पर चलो दे दिया तो कोई बात नहीं। चेक कर लीजिएगा आप लोग, इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। 46, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव। ये सबको याद होगा, कौन चीज, डायमंड, हीरा। कितना होता है हीरा का, हीरा का कितना होता है, 2.4 के आसपास होता है, ठीक है। अब याद है, दो प्रकाश स्रोत संबद्ध होता है जब उनके बीच का कालांतर, 2 सोर्सेस ऑफ लाइट आर कोहेरेंट। याद कीजिए, सिखाते थे कोहेरेंट के लिए जो कालांतर होगा वो ऐसा ऐसा होगा, याद आ रहा है, ऐसा ऐसा। और जो सेम कला में होगा वो ऐसा ऐसा, एक साथ क्या करेगा, एक साथ। आई बात समझ में। तो इसका आंसर क्या होगा, रिमेन कांस्टेंट। क्या होगा, रिमेन कांस्टेंट, यानी कि चेंज नहीं होना चाहिए। 0 है तो 0 ही रहेगा, अगर 1 डिग्री है तो 1 डिग्री रहेगा, जो अंतर है वही कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं कोहेरेंट। ये देखिए, ये अभी कल परसों पढ़ाया है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टर का, ये किसका, कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है। कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। बोलिए, कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है और सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस घटता है। ये किसके लिए हुआ, सेमी के लिए, सेमीकंडक्टर। तो गर्म करने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध क्या होता है, घटता है, ठीक है। अब आओ
विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित आवेश स्वतंत्र होता है। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द इंड्यूस्ड चार्ज इज इंडिपेंडेंट। अब सुनो एक मिनट, जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो हम तो पूरा ही बनाने की कोशिश करेंगे। ईएमएफ बराबर होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। ये हुआ ईएमएफ, फैराडे का नियम। ईएमएफ बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी। तो अब सोचो, इमेजिन करो, हमको आई निकालना है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा? ईएमएफ बाय आर, 1 बाय आर डी फाई बाई डी टी। ये हो गया आई माइनस में, ठीक। हमको लेकिन निकालना है अब चार्ज। आप जानते हैं आई बराबर होता है डी क्यू बाई डी टी, तो डी क्यू बाई डी टी हो गया 1 बाय आर डी फाई बाई डी टी। डी टी कैंसल, तो डी क्यू बराबर आ गया 1 बाय आर डी फाई, आया ना। तो भैया ये टाइम कहाँ आया? इसमें टाइम आया कहीं? तो टाइम पर निर्भर नहीं करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? टाइम, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित आवेश स्वतंत्र होता है किससे? समय से। ये वाला जल्दी दीजिए। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसके संरक्षण का परिणाम है? तो हमको पूरा विश्वास है आप सही जवाब दे दीजिएगा। किसका है भाई? फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम किसके संरक्षण का है? आंसर होगा ऊर्जा का। किसका होगा? ऊर्जा का। याद रखिएगा, ये एनर्जी ही कंजर्वेशन है। इसमें भी बहुत बच्चा गलती करते हैं। प्रोटॉन का बिना विराम द्रव्यमान, फोटोन नहीं पूछा है, प्रोटॉन। फोटोन पूछता तो क्या हो जाता है? 0। प्रोटॉन का कितना होगा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। क्या नाम है? प्रोटॉन का पूछा है। फोटोन का पूछता तो 0 होता, प्रोटॉन का पूछा है, ठीक है। 51 52 4 डायोप्टर क्षमता के लेंस की फोकस दूरी होगी। तो अब देखिए, अभी तुरंत हम आप ये सब चीज बोल दिए थे। P बराबर 1 बाय एफ, तो एफ बराबर 1 बाय 4 यानी 0.25 यानी 25 सेंटीमीटर। तो आंसर होगा 0.25 मीटर या 25 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? ठीक। 53, अब 53 चलते हैं। फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट द मैग्नीफाइंग पावर, ये याद रखना मेरे दोस्त, नॉर्मल एडजस्टमेंट में फाइनल इमेज जो होता है वो इन्फिनिटी पे बनता है। दूर, मेरा आंख एकदम रिलैक्स रहना चाहिए। रिलैक्स के लिए क्या हो? इमेज दूर रहे तो मेरा आंख रिलैक्स रहेगा, उसी को कहते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। और नॉर्मल एडजस्टमेंट का आंसर होता है डी बाय एफ। क्या होता है? डी बाय एफ, याद रखिएगा। और अगर डी दूरी पे बनाना हो तो 1 प्लस डी बाय एफ, याद रखिएगा, ठीक है। पढ़ाया हुआ है ये सब, ठीक। ओह भाई, अवरोध के किनारे प्रकाश का मुड़ना कहलाता है। याद होगा आप लोग को, पढ़ाते थे कि प्रकाश ऐसे आएगा और छाया की ओर मुड़ जाता है, हाँ या ना? छाया की ओर मुड़ जाता है। तो अवरोध के किनारे पर प्रकाश का मुड़ना क्या होता है? विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। हीरा के लिए क्रांतिक कौन है? हीरा के लिए क्रांतिक कौन सबसे कम होगा? इसमें सबसे कम कौन है भैया? 24.41, 24.41। IC बराबर साइन इनवर्स 1 बाय म्यू। सॉल्व कीजिएगा, कितना आ जाएगा? 24.41, ठीक है। अगला क्वेश्चन 56, कांच के समानांतर सतह की पट्टी का फोकस दूरी होता है। आंसर होगा इन्फिनिटी। क्या होगा? इन्फिनिटी। याद रखिएगा, इस मक्खी को अब हमको मारना पड़ जाएगा और जीव हत्या का पाप लग जाएगा मेरे ऊपर। इसका क्या होगा? इन्फिनिटी। देखो, जब ये होता है ना तो इसमें जो भी रे जाएगा, ठीक है, वो कहीं कटेगा ही नहीं। जब कटेगा ही नहीं तो उसका एफ क्या हो गया? इन्फिनिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आओ, पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण है, ठीक है।
पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण है ए म्यू माइनस 1। ये कुछ दिन में पहले पढ़ाने वाले हैं। डेल्टा मिनिमम बराबर ए म्यू माइनस 1। और ये वाला जो क्लास आने वाला है यूट्यूब पे ही आने वाला है, ठीक है। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो रेडी रहे, बहुत जल्दी 20 तारीख या 21 तारीख के बाद से लगातार यूट्यूब पे हम आपके सामने रहेंगे शाम 7 बजे से, तब तक जब तक कि आप खुशी खुशी घर ना चले जाएं, ठीक है। अगला रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कालांतर होता है। फेज डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव मतलब क्या हुआ, दोनों सेम फेज में। तो याद कीजिए, या तो 0 होता, नहीं तो 2 पाए, नहीं तो 4 पाए, लास्ट में क्या लिख दिए थे 2n पाए। आई बात समझ में? तो आंसर होगा 2n पाए, ठीक है। और अगर अब परीक्षा में लेमडा के टर्म में पूछ दिया तब तो 0 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा, आंसर होगा n लेमडा। लेमडा के टर्म में अगर पूछा तो n लेमडा, और फिर एंगल के टर्म में पूछा तो 2n पाए। याद रखिएगा, हम फिर से बोल रहे हैं, जो क्वेश्चन के बगल में जो वाला बता रहे हैं वो याद रखिएगा, बाद में हम आपको पढ़ाएंगे। पढ़ाएंगे मतलब दिखाएंगे परीक्षा के बाद कि देखो सटा सटा आया कि नहीं आया। प्रकाश के एक फोटोन की ऊर्जा की प्रास होती है। हाँ, तो प्रकाश के अब देखिए क्या निकालिएगा, हम बता रहे E बराबर होता है h न्यू, ठीक है। प्रकाश किसको कहते हैं, जो विजिबल होता है। क्या होता है, विजिबल, या आप जानते हैं hc बाय लेमडा। तो जब रेड के लिए निकालोगे तो लिखना hc बाय रेड का 7800 एंगस्ट्रॉम, सॉल्व कर लेना। और जब वॉयलेट का लिखोगे तो hc बाय 3800 एंगस्ट्रॉम। यही रेंज हुआ, ये हम आपको बनाने का तरीका बता दिए। और इसका आंसर होगा 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इसको सॉल्व करोगे ना, लगभग 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कितना आएगा 3.2। विजिबल की बात कर, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, याद रखिएगा, ठीक है। आसान है, आपको तो पता है E बराबर hc बाय लेमडा, 11 से पढ़े हुए हैं। तो भैया आप दोनों का लेमडा लिख दो, रेड का और वॉयलेट का, और रेंज निकाल लो आराम से। निम्नलिखित में कौन सी घटना प्रकाश के कण प्रकृति को प्रदर्शित करता है? Which one of the following phenomenon supports the particle nature? तो वो कौन सा हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश का विद्युत प्रभाव। याद है ना 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने प्लांक्स के थ्योरी के आधार पर लोगों को बताया था, ठीक है। इकसठ निम्न में कौन सा कण विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र एक साथ एक ही समय रहने पर अचर वेग से जा सकता है? देखिए ये खतरनाक क्वेश्चन है, खतरनाक। इसका आंसर इलेक्ट्रॉन भी होगा, प्रोटॉन भी होगा, फोटोन भी होगा, असल में डी होगा। इसका आंसर क्या होगा पता है, डी। 99% आदमी इसमें फोटोन मार देगा, लेकिन यहां क्या है, दोनों है। और पूछता है जाता नहीं है, जा सकता है। तो जाने के लिए आपको बताया गया था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो भी बराबर E/B होगा, तब चार्ज जो है वो सीधा चला जाएगा। जबरदस्त क्वेश्चन हुआ ये बोर्ड लेवल के लिए। इसमें बच्चा सोच ही नहीं पाएगा कि इस लेवल तक दिमाग लगाया। आई डोंट नो कि इसको सब लोग सही सोच पा रहा है कि नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मूव विच कांस्टेंट वेलो? कैन है, कैन मतलब मूव कर सकता है। तो यस, प्रोटॉन भी, इलेक्ट्रॉन भी कर सकता है जब भी बराबर E/B हो जाए। प्रोटॉन भी कर सकता है और फोटोन तो कर ही सकता है। आंसर ये सभी होगा। तो सच सच बताइए ये क्वेश्चन में कितने लोग मिस्टेक सोचे? निम्नलिखित में कौन सा कण विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र एक साथ एक ही समय रहने पर अचर वेग से जा सकता है? तो आंसर होगा ये सब, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आई डोंट नो इसका क्या है, क्योंकि नॉर्मल आदमी, हम भी पहली बार में फोटोन सोचे थे, लेकिन बाद में हमको समझ में आया ना ये तो बड़ा गड़बड़ है भाई, ये गलती हो जाएगा बच्चा से भी। याद रखिएगा कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं
नाभिकी की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड। अब ये क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन भी गलत है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के लिए कौन सी राशि समान है? कोई भी राशि समान नहीं, कोई भी राशि समान नहीं है, कोई राशि नहीं। तीनों चीज, कोई चीज समान नहीं होता। ठीक है, गलत है ये। ठीक है, 64। प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण इतना है तो विद्युत धारा की आवृत्ति होगी। सुनो बाबू, ध्यान से सुनना। आप जानते थे I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, ओमेगा टी के जगह पे क्या दिया हुआ? 100 पाई, यानी ओमेगा का मान दिया हुआ 100 पाई। अगर यहां कोणीय आवृत्ति पूछता, ये भी क्वेश्चन गलत हुआ है। ठीक है, अगर कोणीय आवृत्ति पूछता तब तो 100 पाई मारते, अगर कोणीय आवृत्ति पूछता तब तो 100 पाई मारते, लेकिन कोणीय आवृत्ति तो पूछा नहीं है। पूछा क्या है? पूछा तो आवृत्ति है। तो आवृत्ति के लिए क्या होता है? टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा और फ्रीक्वेंसी होता है ओमेगा बाय 2 पाई। ओमेगा का मान कितना है? 100 पाई बाय 2 पाई, पाई पाई कैंसल, 50। तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए? 50। लेकिन भैया यहाँ 50 है नहीं, 50 पाई दे दिया है, यानी ये क्वेश्चन गड़बड़ा गया। या तो यहाँ कोणीय करे और या तो यहाँ 50 से पाई हटाए। बात समझ में आई? दोनों में से एक चेंज बहुत जरूरी है। आशा करते हैं आप चीजों को समझे होंगे। गलती है तो हम क्या करेंगे? गलती ही है। ठीक है, तो हमको लगता है कि 5 क्वेश्चन गलत है इसमें टोटल। जर्मेनियम का बैंड अंतराल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम बताए हैं 0.67। हम क्या बताए? 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन यहां कितना दिया? 0.7 चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई बुक 0.7 देता है, कोई 0.67। ठीक है, अगला, यदि किसी धातु का कार्यफलन 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो देहली तरंग दैर्घ्य होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो फाई बराबर hc बाय लेमडा, फाई बराबर hc बाय लेमडा, तो लेमडा बराबर hc बाय फाई। इसको तो बनाना पड़ जाएगा, हम बनाए तो है नहीं। कार्यफलन कितना है? इतना। ठीक है, तो चलो लिखते हैं 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 होता है। ठीक है, हम लिखते हैं, हमको नहीं पता है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 बाय फाई की जगह पे लिखेंगे 2.8 10 टू द पावर इंटू, इसको जूल में बदल रहे हैं, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। आई बात समझ में? अब यहां देखो, ई 19 जाएगा ऊपर, तो 19 34 हो जाएगा, 15 में 8 और चला जाएगा, यानी कि ऐसा हो जाएगा। देखो 9 8 17, 9 8 27, 27 में 34, यानी बच जाएगा कितना हमारा? 7, यानी 6.6 गुना 3/2.8 इंटू 10 टू द पावर -7। ठीक है, अब इसको देखो तो ये कट गया, 28 दूनी 56, द्वितीय 6, लगभग 6 से मतलब लगभग 7 इंटू 10 टू द पावर -7। इसको लिख सकते हो 7000 एंगस्ट्रम। 7000 एंगस्ट्रम है? पृथ्वी के नहीं है। एक बार और देखते हैं, 2.8 है, ये लगभग कटा दो, 3 थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, यानी यहाँ तो ये वाला में भी कुछ हो सकता है कि मिस्टेक है। 3 इंटू hc बाय लेमडा 2.8, ओहो 1.6 भी है, माफ कीजिएगा 1.6। अब देखिए आ गया है 6.6 गुना 3/2.8 इंटू 1.6। बढ़िया क्वेश्चन है, 10 टू द पावर -7। अब ये देखिए कटाइए दशमलव, तो 66 इंटू 3, तो 46 18, 198 बाय 2.8 इंटू 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस। तो अब ये अगर कटाते हैं तो लगभग 1980 बाय 28 इंटू 16 इंटू 10 टू द पावर -7। इसी को कटाना है। 1980 को कटाए आधा किए तो हुआ 990, है ना?
और ये हुआ 8, फिर कटाइए 445 बटे 4 गुना 28। अब कटाइए 4 से कटाइए ये 111, 111 बटे 28 और 28 इंटू 4, 4 पॉइंट ये वाला हो जाएगा। 28 इंटू 4, 20 चौके 80, 8 चौके 32, 20 चौके 80, 8 चौके 32, 112, ये वाला 4000 एंगस्ट्रॉम। क्या आप लोग निकाले थे? कितने बच्चे टिके हुए थे जल्दी बताइए तो। ये कितने बच्चे निकाले थे? ये वाला ये 4000 एंगस्ट्रॉम होगा। सॉल्व करके देख लीजिए, ठीक है। नहीं है बिलीव तो देखिए, फाई बराबर होता है एच सी बाय लेमडा, तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा? एच सी बाय फाई। अब सबका मान लिखिए, 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 आराम से, अगुना 3 इंटू 10 टू द पावर 8 बाय फाई, 2.8 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इसको जैसे ही आप जूल, ये जूल में होगा, इसको जैसे ही आप सॉल्व कीजिएगा आ जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉम। एग्जैक्ट कट जाता है, लगभग लगभग कट जाता है, लगभग लगभग क्या होता है? कट जाता है, ठीक है। कौन कौन बोल रहा है सी? सी करके देखें क्या? फाइनल कैलकुलेशन करके देखें, इतना आया है। अगर फाइनल कैलकुलेशन इतना आया है तो ठीक है, आंसर इसी से आएगा, आंसर इसी से आएगा। बात समझ रहे हैं आप? इसको करके देख सकते हैं, आंसर इसी से आएगा। 6.64 होता है अगर, ठीक है, तब भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर या तो ए या तो सी। तो अगर आपको लग रहा है, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ये इसको कैलकुलेट कीजिए ना, जो आंसर आएगा वही आएगा। इसमें हम क्या करेंगे? जोड़ घटाओ गुना भाग हम अपने तरफ से थोड़े कुछ ला देंगे। लेकिन रट्टा मार वाला कार्यक्रम मत कीजिए कि हाँ ये होगा ये होगा ये होगा, कहां से जान गए? या तो यही करके ना सॉल्व करके कीजिएगा, कोई ऐसा तो नहीं कि कोई जादू वादू हो जाएगा। तो यहां देखो नॉट 17 27 10 टू द पावर में, तो 6.64 इंटू 3 बटे 2.8 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। अब इसको सॉल्व करके आपको अगर 4.433 आता है तब तो ये होगा आंसर, अगर 4 आता है तब वो होगा आंसर। आई बात समझ में? अब हम इस पे ज्यादा नहीं करेंगे, आपका काम है कि इसको क्या कर लो, सॉल्व। झूठ मूठ का हम गलत सही का बात में क्यों रहे भाई, ठीक है, इसको तुम सॉल्व कर लो। एक मिनट सबका चेक ही कर लेते हैं, हमको थोड़ा सा 3 इक्वल टू इतना भागा 2.8 इक्वल टू इतना भागा 1.6। हाँ यही आ रहा है आंसर, यही आएगा, ये वाला आंसर आएगा सी, ठीक है। एग्जैक्ट आ गया ये 440 4433 4436 आ रहा है, पर कोई बात नहीं, यही आएगा आंसर। आशा करते हैं आप लोगों का ये चीज आप समझिए। वो तो ये दोनों तो आराम से आएगा, अगर ये नहीं तो आप कैसे बनाइएगा। चलिए तो आपका ये हो गया। अब 67 में क्या होगा? ट्रांसफार्मर के क्रोध को परतार किस लिए रखा जाता है? तो ऊर्जा क्षय को कम करने के लिए। किस लिए रखा जाता है? ऊर्जा क्षय को कम करने के लिए। एनर्जी को देखिए क्या होता है, अगर परतदार रखिएगा ना तो उसमें ईडी करंट का लॉस कम होगा, यानी ऊर्जा का ह्रास कम होगा। तो इसका आंसर क्या हो? टू रिड्यूस एनर्जी। अब 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। ये क्वेश्चन लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है। क्लास में लेजर के बारे में समझाए थे कि कोई चीज जब मेटा स्टेबल स्टेट में रहता है तो कोई दूसरा जाके उसको जगाता है। लेजर का फुल फॉर्म याद है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। याद आया?
तो जगाने के लिए जो जाता है वो नीचे से ऊपर जाता है, उसी को कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्सन। क्या कहते हैं उस चीज को, क्या कहते हैं? पॉपुलेशन इन्वर्सन, संख्या परिवर्तन। तो प्लीज याद रखना, ये याद होगा मेटा स्टेबल में जाके जगाते थे, जगाने के लिए जो जाता है ना उस चीज को ही बहुत माइन्यूट चीज पूछ दिया। कौन चीज? उसको नाम दिया है क्या? पॉपुलेशन इन्वर्सन, नीचे से ऊपर आना था। किसको? इलेक्ट्रॉन को ऊपर से नीचे। तो नीचे से तुम ऊपर जाके पहले उसको जगाए, तब वो आया ऊपर से क्या? नीचे। बढ़िया क्वेश्चन है। और 69 क्या होगा? 69 किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक होता है, आंसर होगा इसका ऋणात्मक, क्योंकि तापमान बढ़ाने से तो घटता है, इसलिए उसका गुणांक क्या होता है? ऋणात्मक। अब लास्ट ये वाला, ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्लास में एक बार हम डिस्कस भी किए थे। एक रेडियो सक्रिय रेडियो एक्टिव तत्व की अर्धायु 1600 है, तो इसकी मध्य आयु होगी। तो याद करो, हाफ लाइफ का हम पढ़े थे, टी हाफ बराबर पढ़े थे 0.693 बाय लेमडा, और टी एवरेज बराबर पढ़े थे 1 बाय लेमडा। तो सुनो, हम क्या लिख सकते हैं? टी हाफ बराबर 0.693 इंटू टी एवरेज का क्या हो जाएगा? टी एवरेज के जगह पे 1 बाय लेमडा, तो यहां लिख देंगे टी एवरेज, यहां 1 बाय लेमडा को अलग कर दिए, उसके जगह पे क्या लिख दिए? टी एवरेज। हमको पूछा क्या है? टी एवरेज। तो टी एवरेज बराबर हो जाएगा टी हाफ बाय 0.693, यानी कि 1600 बटे 0.693। आई बात समझ? तो 1100 तो कोई चांस ही नहीं है, 2400 भी कोई चांस नहीं है, 3200 भी कोई चांस नहीं है, तो कितना होगा? 2309 वर्ष। आप इसको सॉल्व कीजिए, फिर यही बात, ये कैलकुलेशन तो आपको करना ही होगा, ठीक है। लगभग इसको 7 मान लीजिए, 0.7, तो 1600 बटे 0.7, ठीक है। दशमलव उड़ा 7 से कटाइए, 7 दूनी 14, 2 0 7 21। आई बात समझ में? तो यह लगभग कितना होगा? 2309। सॉल्व कर लीजिए। तो ये आपका पूरा हो गया, ऑब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट हो गया। जल्दी से बता दीजिए अगर किसी के मन में एक, क्योंकि ज्यादा गड़बड़ी नहीं हुआ, अगर आपको लगता है कि गड़बड़ी है तो आप पहले फिर से देख लें, लेकिन अगर एकाध वैसा कुछ लग रहा है कि बहुत कंफर्म है आप, तभी बोलिएगा। ठीक है, चलिए पहले तो जल्दी बता दीजिए कैसा रहा आज का सेशन। क्या आपको इससे कुछ फायदा हुआ? क्या आपको इस सेशन से कुछ फायदा होगा? बड़ा नेटवर्क का भाई इशू है, ठीक है, जल्दी बताइए क्या आपको इससे कोई फायदा हुआ? डायनामिक क्रिस्टल क्लियर, वाह वाह, आने लगा। मनीष कुमार लाइक करो, अरे मनीष कुमार लाइक करो, कर रहा है भाई, लाइक कर रहा है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। और कोई? लव यू सर, थैंक यू सो मच। शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर करवाइएगा। अब शॉर्ट आंसर के लिए अब देखिए दूसरा भी ना क्लास होगा आपका, ठीक है। राजा बाबू कह रहा है 4000 उसका आंसर होगा, आप सॉल्व कर लीजिए। हमको तो 4 आ गया 443, इसलिए हम बोल दिए। और कोई आपको क्वेश्चन में लग रहा है डाउट तो बोलिएगा, कोई डाउट लग रहा है तो बोलिएगा, ठीक है। तो हमको नहीं लगता है कि कोई डाउट होगा। चलिए थैंक यू सो मच। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी हो सकता है 1-2 दिन में, देखते हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए हमको थोड़ा रात करना पड़ेगा, हम क्या करें, आप लोग का क्लासेस भी रहता है, मेरा भी क्लास रहता है, अभी भी आप लोग का क्लास होगा। तो अब शॉर्ट आंसर के लिए 1 मिनट हम थोड़ा सा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी इस बार अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। देखिए, विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखिए। ये बात कई बार बोलते हैं, आज भी बच्चे को बोले हैं, ये dv बराबर -E.dr। वेरी गुड क्वेश्चन है भाई ये, ठीक। ये देखिएगा आपके मेरे ही शॉर्ट क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है
देख लीजिएगा, नहीं विश्वास होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच संबंध निकालना, सारा आपको बताया हुआ है। कहता है 6 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र का विभवांतर कितना वोल्ट से 10 वोल्ट से 20 वोल्ट कर देने पर, कितना कर देने पर 10 वोल्ट से 20 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में हुई वृद्धि। तो पहले कर लो हाफ सी भी स्क्वायर 10 वोल्ट लेकर के, ठीक है। अब फिर कर लो हाफ सी भी स्क्वायर 20 वोल्ट लेकर के, आई बात समझ में। अब फिर दोनों को क्या कर दो अंतर, हाँ या ना। हाफ सी भी स्क्वायर 10 वोल्ट लेकर के, हाफ सी भी स्क्वायर 20 वोल्ट लेकर के, सी तो सेम है, ठीक है। बहुत आसान ये क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा लगा कि न्यूमेरिकल दिया है, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल पूछ देगा तो जो बच्चा तेज है उसको मार्क्स लाना आसान हो जाएगा। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग तथा विद्युत धारा में घनत्व, ये देखो जे बराबर, याद कीजिए जे बराबर, उस दिन भी बताए जे बराबर आई बाय ए, आई बराबर एन ई ए भी डी, अब बाय ए कैंसल, एन ई भी डी, आई बात समझ। मुक्त इलेक्ट्रॉन अपवाह वेग तथा विद्युत धारा के घनत्व में जे बराबर एन ई बी डी, ठीक है। सेल के विद्युत वाहक बल एवं टर्मिनल विभवांतर में अंतर स्पष्ट कीजिए। सेल के विद्युत वाहक बल एवं टर्मिनल विभवांतर में अंतर स्पष्ट कीजिए। यहां देखिए विद्युत वाहक बल क्या होता है, वो होता है ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस। याद कीजिए हम समझाते थे कि ईएमएफ अलग चीज है बाबू, पोटेंशियल ये हुआ ईएमएफ और ये हुआ वी माइनस वीबी, ये हुआ पोटेंशियल डिफरेंस और ये हुआ बैटरी के द्वारा जो कार्य करने की क्षमता है इकाई चार्ज के लिए ईएमएफ डबल डन पर, ये हुआ ईएमएफ। और उसके चलते जो दोनों सिरे के बीच पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होता है वो हुआ विभवांतर। बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है ये। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम याद कीजिए, FBI उस दिन भी सिखाए, FBI याद आ रहा है, सब समझाए हुए। एक ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय को नामांकित कर, कितने तरह से ऊर्जा क्षय होता है, 5 तरह से होता है ट्रांसफार्मर में, बता देंगे। ट्रांसफार्मर के लॉसेस, आई बात समझ में, ईडी करंट लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस, कॉपर लॉस, आयरन लॉस और आपका गुंजन क्षय यानी हमिंग लॉस, ठीक है। पृथ्वी के चुंबकीय तत्व को लिखें, पृथ्वी का, इसका बोलिएगा तो बाद में हम आंसर लिख करके भी आपको दे देंगे, लेकिन मतलब एक दिन आ जाएंगे, लेकिन एक नजर हम बोल दे रहे हैं। पृथ्वी के चुंबकीय तत्व को लिखें 3 ठो, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्यूरी का नियम बोलिए, ये सब क्या आपके बोलिए, सारा क्वेश्चन आप देखिए, मेरा जो क्वेश्चन शॉर्ट आंसर का जो वीडियो है उसमें मिला के देखिए, नहीं मिलेगा तो बोलिएगा, सब एक्सप्लेन्ड है, ठीक है। सी जाए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टी, आई बात समझ में, ठीक है। पथांतर तथा कालांतर में क्या संबंध है, ये खूब पढ़ाए हुए हैं, ये खूब पढ़ाए हैं। चूंकि देखो लेमडा के लिए होता था 2 पाई, इसलिए एक के लिए 2 पाई बाय लेमडा, इसलिए डेल्टा एक्स के लिए 2 पाई बाय लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स। तो फाई बराबर होगा 2 पाई बाय लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, आई बात समझ में। निरोधी विभव की परिभाषा दे, ऐसा उल्टा पोटेंशियल जो जाने से रोक दे। माइक्रोवेव के 2 उपयोग लिखें। एक माइक्रोवेव का 2 उपयोग होता है, पहला किसी चीज को गर्म करने के लिए और दूसरा ऊर्जा को एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए, इसका यूज होता है माइक्रोवेव का। बढ़िया क्वेश्चन है ये, मेरे शॉर्ट आंसर के लिस्ट में नहीं है, इसको जोड़ देंगे। 250 एंगस्ट्रम तरंग फोटोन की ऊर्जा। अब देखिए जो अभी हम सिखाए, अगर वो नहीं सीखिएगा तो ये भी गड़बड़ा जाएगा। E बराबर hc बाय लेमडा, E बराबर hc बाय लेमडा। H का मान आपको अभी तुरंत बताए, C का मान लेमडा। तो जो पढ़ाते हैं ना उसी का आगे यूज है, खाली आपको समझ में आना चाहिए। 250 एंगस्ट्रम, तो आपको H का मान पता है, C का लेमडा का भी तुरंत निकाल के दिखाए थे कि नहीं दिखाए थे, ठीक है। संधारित्र के 2 उपयोगों को लिखें। एक तो आपके पंखा में, रोटेटिंग फैन में, रोटेटिंग जो भी ऑब्जेक्ट है, और दूसरा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सब में, आपका रेडियो में, टीवी में, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंग की 2 मुख्य विशेषताएं लिखे हैं, सब पढ़ाया हुआ है। रेडियो क्या है, विद्युत चुंबकीय
स्टेट टू मेन प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पहला, ये स्पीड ऑफ लाइट में चलता है, E बाई बी सी के बराबर होता है, E नॉट बाई बी सी के बराबर होता है। इस तरह से बहुत सारा चीज इसके बारे में पढ़ाया हुआ है। क्रांतिक कोण तथा ध्रुवन कोण के बीच संबंध निकालें। क्रांतिक कोण और ध्रुवन कोण, ये देखिए ये बढ़िया क्वेश्चन है। क्रांतिक कोण और ध्रुवन कोण, राइट डाउन रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड पोलराइज। तो पोलराइजेशन एंगल होता है tan IP बराबर म्यू, ठीक है, और वो होता है कौन, साइन IC बराबर 1/μ, ठीक है। अब इसको क्या कर दीजिए, पलट दीजिए, हाँ या ना, तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा 1/sin IC, यानी कि tan IP बराबर 1/sin IC, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा तथा एसआई मात्रक बहुत ही आसान है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम निकाय, दो नियम बताए थे, तब तक करंट जाएगा जब तक कि फ्लक्स में चेंज होगा, और दूसरा अब कीड़ा भी बहुत तंग करने लगा, अब खत्म करते हैं, ठीक है। दूसरा कि d∅dt EMF के बराबर होगा -d∅dt। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में किसी कुंडली के प्रेरण प्रतिघात के लिए सूत्र लिखिए। प्रेरण प्रतिघात अभी तुरंत बताए थे, 1/ओमेगा एल XL बराबर ओमेगा एल, R² ओमेगा एल स्क्वायर किए थे, ठीक है। समतोषी तथा विनाशी व्यतिकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव में उजाला होता है, चमक होता है, डिस्ट्रक्टिव में अंधेरा होता है। कंस्ट्रक्टिव में इंटेंसिटी बढ़ जाता है 4 गुना, डिस्ट्रक्टिव में घट जाता है। इसमें फेज डिफरेंस 0 2 पाई n पाई होता है, उसमें n प्लस 2n प्लस 1 पाई/2 इस तरह से होता है, 2n प्लस 1 पाई, और लेमडा के हिसाब से 2n प्लस 1 लेमडा/2, बहुत चीज बोलना पड़ जाता है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर्ड की 2 परिकल्पनाएं लिखा है, एकदम आराम से दोनों लिख देते हैं 1 मिनट में, हो ही गया। चलिए, MVR बराबर NH/2 पाई, आई बात समझ में। एक और दूसरा क्या था कि एक से दूसरे में जाएगा तो एनर्जी लेके जाएगा और आएगा छोड़ के, ठीक है। अब जल्दी बोलिए, आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। हो गया, चलिए बाय बाय। कोई दिक्कत, बच्चा जो बोला 8 मिनट लगा, हम सबको एक बार बोल दिए, अब आप लोग आराम से रिलैक्स कीजिए। कोई दिक्कत, चलें आप, ठीक है। अब जाइए आप लोग क्लास कीजिए अगर क्लास है तो, और अगर चूंकि मॉडल पेपर सडनली हम लेके आए और तो आप लोग इतना अच्छा रिस्पांस दिए, अच्छे से पढ़े, आशा करते हैं आपको फायदा हो, आशा करते हैं आपको एक रास्ता मिले कि कैसे तैयारी किया जाए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। जिन्होंने लाइक किया बहुत थैंक यू सो मच, नहीं भी किया कोई बात नहीं है, आप अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, अच्छा कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। आशा करते हैं हम सारे डाउट्स को आपको क्लियर किए होंगे। लॉन्ग आंसर बताना अभी तो कोई चांस ही नहीं है, हम लेके आ जाएंगे, डोंट वरी, ये आप समझ गए। अगर लगेगा हमको कि वैसा कुछ लॉन्ग आंसर है जो कि आपको नहीं बताया गया है या आपको पता नहीं है, हम लेके आएंगे। अब बाय बाय, गुड नाइट, फाइनल।